नमस्कार साथियों, परिहार स्टडी में आपका स्वागत है। और ये हमारी श्रृंखला चल रही है एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी में भी हमारी जो भी क्लासेस आई वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। और एनसीईआरटी में पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी का आपको हमने टेलीग्राम पे अपना डाल रखा है, पूरा विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे समझाएंगे तो उस पर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आती है। वैसे हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मटेरियल है, वो टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरा एनसीईआरटी का ये क्लास 10 के चौथा चैप्टर है। ठीक है ना, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आप पूरे वीडियो में बने हैं, सब एकदम से क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। देखो, एनसीईआरटी इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये पूरा एनसीईआरटी का सेशन लाया हूँ, क्योंकि हमें प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, प्री प्लस मेंस। ठीक है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक, तो हमें अभी समय है प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी का। और ये एनसीईआरटी में सब कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है जो हम फैक्ट भी मिलते हैं और कॉन्सेप्ट भी मिलता है। इसके साथ साथ हम पीवाई की भी हमने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, उस पर आप जाइए। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे हम और भी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चलो। आज के युग में वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, आज हम देखते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो उसी दिन सेम डे आप हिंदुस्तान में भी, मतलब यूरोप कंट्री में कोई चीज़ प्रोडक्ट की गई है, ठीक, वहाँ का कोई प्रोडक्ट है अमेरिका का, तो वो वहाँ ओपन होगा तो लॉन्च होगा, यहाँ भी होगा उसी दिन। ठीक है, तो ये एक वैश्वीकरण का प्रभाव था। पहले क्या होता था, जैसे कोई चीज़ यूरोप में किसी चीज़ को लॉन्च किया गया तो होता था सालों बीत जाती थी, तब वो यहाँ इंडिया में मिलता था। या फिर कोई चीज़ इंडिया में है और वो वहाँ अगर चाहते हैं तो सेम डे नहीं मिलता था। एक तो सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, उसके द्वारा ये बड़ी आसानी से हमें जानकारी मिल जाती है कि कौन सी नई चीज़ मार्केट में आई है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उसकी मतलब सारे फीचर्स क्या हैं। ठीक है, कोई नया मोबाइल आता है तो उसके बारे में तुरंत जानकारी हर किसी को हो जाती है कि ये मोबाइल का ये फीचर्स है और ये ऐसे ऐसे होता है और इतनी कीमत है। तो यही वैश्वीकरण का प्रभाव है। ठीक है, दूसरे से जुड़ रहे हैं और व्यापार, निवेश और निवेश, तकनीकी ज्ञान, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। अब हम लोग देखो, व्हाट्सएप और ट्विटर और एक्स, तो हम जितने भी सोशल मीडिया फीचर्स हैं, तो हम देश दुनिया आज दूर नहीं रह गई। ठीक है ना, और आज हमारे पास इतने संसाधन हैं, है ना, हवाई जहाज हैं, वो इतने मतलब तेज चलने वाले साधन हैं जो कि मतलब समय भी नहीं लगता पहुंचने में। ठीक है, दुनिया एक घर की तरह हो गई है। वैश्वीकरण के प्रमुख पहलू क्या क्या हैं? तो प्रमुख पहलू हैं व्यापार और निवेश का उदारीकरण। देखो, मैं शॉर्ट में एक एक बिंदुवार बता रहा हूँ और आप इनको फिर डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, जब आप का पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो इन बिंदुओं को आप विस्तार से कर सकेंगे। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे आपको पॉइंट वाइज नोट करके और इसको फिर विस्तृत कर लेना है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश में बाधाओं को कम करना। ठीक है, देखो, एक तो व्यापार में जो निवेश के उदारीकरण को मैनेज करता है, व्यापार को आसान बनाता है दुनिया में, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, वो इसी चैप्टर का हिस्सा है। इसमें 164 दुनिया के
देश शामिल होते हैं। ठीक है, उनके रूल और रेगुलेशंस हैं। ठीक है, व्यापार को उदारीकरण करता है, तो ये चीज़ उसी में शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से आपको ये सब चीज़ें हम टेलीग्राम पे डाल रखे वहाँ देख लेना। औद्योगिकरण का विकास दूसरा पॉइंट आ जाता है। परिवहन और संचार के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास दुनिया का एक छोटा स्थान मतलब इतना विकास हो रहा है कि दुनिया एक छोटी सी लगने लगी है, हर चीज़ बड़ी सुलभ हो गई है। ठीक है ना, पहले ऐसा नहीं था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय। ठीक है, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनका उदय दुनिया भर में अपना व्यवसाय चल रहा है। ठीक है, तमाम कंपनियां हैं, आप नए नए नाम सुनते होंगे, अंग्रेजी नाम, तो वो कंपनियां देश दुनिया में व्यापार कर रही हैं। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। जैसे अभी मैंने WTO का, हाँ ये है ना, विश्व व्यापार संगठन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखो, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं, तो पहले हम सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास, इससे आर्थिक विकास भी हुआ है। वैश्वीकरण में भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करी है। अब जैसे कि हमारा जो भारतीय कोई कपड़ा ही मान लो, ले लो, कोई एक जीन्स की कीमत यहाँ 600 रुपये है, और वो जब अमेरिका में जा कर के बिकता है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 6500 रुपये हो जाती है। ठीक है ना, इतना तो मतलब इतना डिफरेंस भी हो जाता है वहाँ जा कर के। ठीक है, और रोजगार सृजन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में लाखों लोगों को रोजगार दिया। देखो, दुनिया की कंपनियां आ रही हैं, आप कॉल सेंटर्स आप सुनते होंगे। देखो, कॉल सेंटर से क्या है, जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो श्रम है बहुत महंगा है, और भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण श्रम आसानी से सस्ते रेट पे मिल जाता है। इसलिए जो टेलीकॉम कंपनियां, बहुत सी कंपनियां हैं, उन अपना कॉल सेंटर, जो सर्विस मतलब कोई शिकायत है कोई प्रोडक्ट की, तो वो कॉल आता है भारत में, और भारत में कंप्लेंट दर्ज करके वहाँ भेजी जाती है, तो उस समस्या का निराकरण होता है। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ रोजगार सृजित, और इसके लिए गवर्नमेंट भी पहल कर रही है कि भारत में रोजगार जो है बढ़े और लोगों को बेरोजगारी से निजात मिले। और उपभोक्ताओं को लाभ, वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को सेवाएं उपलब्ध होती थी, तरह तरह की ये चीज़ है, उसका विकल्प मिल जाता है। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, भारत को विदेशी तकनीकों तक पहुंच प्राप्त हुई। देखो, पहले नई नई चीज़ें हम आविष्कार नहीं कर पाते थे, नई टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाते थे। आज जब वैश्वीकरण बढ़ा है तो हमें नई नई चीज़ों को और जो काम करने के तौर तरीके बड़ा आसान हो गया। आप देखते हैं पहले कई ऐसी टेक्नोलॉजी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे JCB है, पहले कितने लोग काम करते थे और अब एक JCB उनके बदले में इतना सारा काम कर देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों तक पहुँच तकनीकी तक हो सकी है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कैसे हुई है? जैसे कोई विदेशी कंपनियां आती है, ठीक है, तो डॉलर अपना कहाँ हमारे देश की बैंकों में जमा कर देता है और यहाँ भारत का रुपया ले लेता है। तो वो जो डॉलर हुआ, तो वो विदेशी मुद्रा, जो वैश्विक मुद्रा है, वो डॉलर है, यूरो है, तो उसको हमारे खजाने में जमा होता है, तो हमारा जो विदेशी भंडार है वो बढ़ता है। हमारे RBI में डॉलर बढ़ता है, जब डॉलर बढ़ता है तो हमें उससे लाभ होता है। ठीक है, अब देखो, ये तो वैश्वीकरण के हो गए थे सकारात्मक पहलू। अब हम दूसरा लिखते हैं इसका नकारात्मक। ठीक है, हमने ओनली पॉइंट लिया है, ये हमारे मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वैश्वीकरण के मुद्दों पे आप आंसर लिखेंगे तो यही आपको लिखना है। इतने पॉइंट आप लिख देंगे, थोड़ा और जोड़ देंगे, आपको वो नंबर मिलेंगे, टॉप करेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके निगेटिविटी पर बात करेंगे, इसका वैश्वीकरण का प्रभाव। एक देखो, सीधी सी चीज़ है, जब विदेशी कंपनियां नहीं थी
इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, एक बात तो ये है ना। जो हम देश में बनाते थे आसानी से बिकता था। जब विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी प्रोडक्ट आने लगे, उनकी क्वालिटी बहुत उच्च लेवल की, और उनके रेट भी जो है उनका कॉस्ट कम आता है, तो वो सस्ते दामों पर देते, तो एक समस्या है ये, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये समझ लो। एक देखो असमानता में वृद्धि कैसे हुई है। असमानता वैश्वीकरण में अमीर और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि देखो इसका कारण ये है, जो भी उद्योग धंधे हैं, जो आप कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, जब आप बड़े स्तर पे करेंगे तो माल आपको बनाने में कम खर्चा, कम लागत आएगी। तो आप कम लागत में जब माल तैयार होगा तो आपका मार्केट में भी आप सस्ता बेच पाएंगे, तो आप अधिक मुनाफा कमाएंगे। अब कोई छोटे स्तर पे काम कर रहा होगा तो वो इतना मुनाफा नहीं कमा पाएगा, और इतने सस्ते रेटों में वो माल नहीं बेच पाएगा, और उसका काम धंधा बंद हो जाएगा। और जो बड़ा आदमी होगा, जिसके पास अधिक प्रोडक्शन, अधिक काम करने की क्षमता, अधिक अच्छी मशीनें होंगी, तो वो बड़े से और बड़ा अमीर होता जाएगा, और गरीब जिसका काम छोटे स्तर पे चल रहा था, वो और गरीब होता जाएगा, उसके व्यवसाय बंद हो जाएंगे। एक तो ये सबसे बड़ा पहलू है, इसका प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव। देखो सीधी सी बात है, कोई छोटे स्तर पे करता होगा तो उसका रोजगार चला ही जाएगा, ठीक है, तो वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। चलिए, अगला है घरेलू उद्योगों पर प्रभाव। तो देखो मैंने बताया ना, छोटे जो घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग हैं, उनको भी ये प्रभावित करता है। जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होगा तो बड़ा मुनाफा होगा, और बड़े स्तर पर कम लागत आती है, ठीक है। तो और विदेशी स्पर्धा से खतरा भी बढ़ेगा। उनके पास लेटेस्ट और अच्छी मशीनियाँ होती हैं, जिनसे वो बड़े आसानी से कम लागत में उनको माल को तैयार करते हैं, जिससे वो सस्ते दर पर और अच्छी क्वालिटी में दे सकते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का जो है प्रभाव पड़ रहा है। आप देखो तो आपको सरेआम दिखाई देता है, हमारे पहनावे, बोलचाल और ये सब पर भारत जो पश्चिमी सभ्यता है यूरोप में, और ये सब है ना, टेलीविज़न और इसके माध्यम से आपको देखने को मिलता है। ये हमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, सब कुछ सामने है ना। और इसका अगला पहलू है भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास। अच्छा, भारत सरकार इस पहलुओं पर क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हटा देते हैं। अच्छा, भारत सरकार द्वारा इस पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आर्थिक सुधार, भारत में अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करने के लिए। तो उदारीकृत का मतलब ये है, मतलब जब वो आयात यहाँ कोई चीज़ करेंगे तो विदेश से, तो उसमें टैक्स कम लगाया जाए, और या कोई विदेशी अगर यहाँ निवेश करेगा, कोई कंपनी खोलेगा, तो उसे 5 साल तक मतलब यही कर दिया जाए कि उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। जो वो प्रोडक्शन करेगा वो अपना ग्रोथ कर लेगा, तो ये उदारीकरण है। और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रयास कर रही है, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में जब बाहरी निवेश आएगा तो एक तो हमारा मुद्रा का कोष बढ़ेगा, ठीक है। जो हमारी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, उसका भंडार बढ़ेगा, और दूसरा हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है घरेलू उद्योगों को सहायता। तो भारत सरकार घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, ठीक। मतलब कई, आप उनको उदाहरण के तौर पे और भी इसमें कुछ पॉइंट जोड़ देंगे, ठीक। और मानव संसाधन विकास, भारत सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी निवेश कर रही है, ठीक, मानव संसाधन के लिए। अब इसका लास्ट, इसका एक स्टेज आता है जिसमें हमको निष्कर्ष देना रहता है। तो इसका सबसे अच्छा निष्कर्ष ये हो जाएगा कि वैश्वीकरण एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। भारत सरकार को वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इतना वो लिख देंगे। आपका ये जो भी क्वेश्चन है सबसे अच्छे नंबर दे करके जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप बताएंगे। और देखो साथियों, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिए करें, और साथ में आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है ना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।